Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about provisions relating to appointment of subsequent auditor in a non-government company और इसके साथ साथ हम इसके रूल्स भी देखेंगे जो कि रूल 3 और रूल 4 हैं ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जहाँ पे भी इस चैप्टर में वर्ड यूज़ होगा अपॉइंटमेंट तो वो इंक्लूड करेगा रीअपॉइंटमेंट को भी। इसका मतलब अगर कोई प्रोविज़न अपॉइंटमेंट से डील करता है तो वो रीअपॉइंटमेंट पे भी सेम प्रोविज़न अप्लाई होंगे। दूसरा कि फर्म अगर जहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है वो एलएलपी को भी इंक्लूड करेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 जो है वो डील करता है ओनली विद नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के केस में इफ़ वी वांट टू अपॉइंट सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन ए गवर्नमेंट कंपनी तो हमें सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 को कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अब ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी को अपनी फर्स्ट एजीएम के अंदर अपॉइंट करना पड़ता है किसी भी इंडिविजुअल या ऑडिट फर्म को जो कि एक्ट करेगा एज एन ऑडिटर, और उसका टेन्योर स्टार्ट होगा फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम जिसमें उसका अपॉइंटमेंट हुआ है वहाँ से टिल कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम तक एंड देयर आफ्टर एवरी सिक्स्थ एजीएम के कंक्लूजन तक। और जो मैनर एंड प्रोसीजर बताया गया कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, सिलेक्शन कैसे होगी, वो हमें रूल 3 में बताई गई है, जो कि हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हमें एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ इंडिविजुअल और ऑडिट फर्म जो हैं वो कौन होगा। हमें सेक्शन 141 में दिया गया है, जो कि डील करता है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर से। अब यहाँ पर जो कंक्लूजन ऑफ एजीएम वर्ड यूज़ करा गया है, तो इससे हम ये कह सकते हैं, सपोज़ कीजिए कि एजीएम 20 सितंबर को होनी थी बट वो एडजर्न होकर 27 सितंबर को होती है। तो जब तक एजीएम 27 सितंबर को कंक्लूड नहीं हो जाती उससे पहले सब्सिक्वेंट ऑर्डर का टेन्योर स्टार्ट नहीं हो सकता। इट मीन्स ओनली आफ्टर कंक्लूजन ऑफ एजीएम ऑन 27 सितंबर टेन्योर ऑफ सब्सिक्वेंट ऑर्डर विल स्टार्ट। दूसरी बात यह कि इनकॉर्पोरेशन से लेकर एजीएम तक ऑडिटर कौन रहेगा, तो इसका प्रोविज़न जो है वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7 के अंदर दिए गए हैं। नाउ रूल 3 जो कि डील करता है मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर से। तो अब इसको हम 2 स्टेप्स में सीखेंगे। स्टेप 1 है कि अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी, और इन केस ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड। ये कंसीडर करेंगे क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस उस इंडिविजुअल का या ऑडिट फर्म का जिसको हमें अपॉइंट करना है एज एन ऑडिटर कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, प्लस देखेंगे कि इनके अगेंस्ट कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग या कोई ऑर्डर रिलेटिंग टू प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कंडक्ट है या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या किसी कोर्ट के अगेंस्ट, तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड या ऑडिट कमेटी चाहे तो कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर मंगाना चाहे तो इनसे मंगा सकती है। और अब स्टेप 2 में 2 पार्ट्स में देखेंगे हम। ऑडिट कमेटी है अगर कंपनी में तो क्या होगा, और ऑडिट कमेटी नहीं है तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम ऑडिट कमेटी अगर नहीं है तो कैसे करेंगे। तो अगर कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड खुद ही कंसीडर करेगा और रिकमेंड कर देगा इंडिविजुअल या फर्म का नाम जो कि एक्ट करेगा एज एन ऑडिटर, मेंबर्स को रिकमेंड करेगा और मेंबर्स एजीएम के अंदर उसका अपॉइंटमेंट कर देंगे। और दूसरी साइड अगर ऑडिट कमेटी कंपनी के अंदर है तो सबसे पहले ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी किसी इंडिविजुअल या ऑडिट फर्म का नाम जो कि एक्ट करेगा एज एन ऑडिटर, और ये रिकमेंडेशन बोर्ड को किया जाएगा। अब बोर्ड चाहे तो ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन से अग्री कर सकता है या डिसअग्री कर सकता है। अगर बोर्ड अग्री कर जाता है ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन से तो फर्दर वो मेंबर्स को बताएगा और मेंबर्स एजीएम के अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर देंगे। लेकिन अगर बोर्ड डिसअग्री हो जाता है ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन से तो वो ऑडिट कमेटी को दोबारा से रेफ़र बैक करेगा कि आप अपना जो डिसीजन है उसको रिकंसिडर कीजिए और अपने रीज़न्स देगा कि हम डिसअग्री क्यों करते हैं आपके डिसीजन से। और अगर अब ऑडिट कमेटी अपने ओरिजिनल रिकमेंडेशन जो कि उसने बोर्ड को दी थी उसको रिकंसिडर करने से मना कर देता है तो बोर्ड रिकॉर्ड करेगा उस रीज़न्स को कि ऑडिट कमेटी ने क्या किस लिए डिसअग्री करा है, और बोर्ड अपनी रिकमेंडेशन खुद सेंड कर देगा मेंबर्स को और मेंबर्स फर्दर एजीएम के अंदर अपॉइंट कर देंगे ऑडिटर को। नाउ देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड बिफोर अपॉइंटिंग एन ऑडिटर। Firstly, we have to take written consent from the individual or the audit firm as the case may be, showing that they are interested in becoming auditor of the company. सेकेंडली हमें उससे ऑडिटर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो शो करता हो कि रूल 4 की सारी कंडीशंस कंप्लाई होती हैं। और थर्ड ये कि ऑडिटर सर्टिफिकेट में ज़रूर मेंशन होना चाहिए कि सेक्शन 141 की सारी क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रही हैं, सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं।
अब रूल 4 के अंदर 4 कंडीशंस दी गई हैं। पहली तो ये कि इंडिविजुअल या ऑडिट फर्म जिसको हम ऑडिटर बनाना चाहते हैं वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए और डिस्क्वालीफाइड नहीं है। दूसरा ये कि एज़ पर द टर्म्स अपॉइंटमेंट हुआ है और अपॉइंटमेंट विद इन लिमिट्स है। और लास्ट है फोर्थ की जो भी प्रोसीडिंग्स ऑडिटर सर्टिफिकेट में डिस्क्लोज की गई हैं वो सारी ट्रू एंड करेक्ट हैं। नाउ आफ्टर अपॉइंटिंग द ऑडिटर, अब कंपनी को ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि उसका अपॉइंटमेंट हो चुका है। और दूसरा आरओसी के पास फॉर्म एडिटिव 1 सबमिट करना पड़ता है विद इन 15 डेज़ ऑफ एजीएम जिसमें अपॉइंटमेंट किया गया है ऑडिटर का। बट ये जो लिमिट 15 डेज़ की है वो 30 डेज़ की है इन केस ऑफ स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी एंड स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी. So this is all about section 139 subsection 1, and we have covered rule 3 and rule 4 of audit and auditors rules 2014 as well. So thank you so much for watching this video. If you found this video helpful, please hit like, share and subscribe the channel. And if you want to give any suggestions on how can I improve, so please let me know through comment section. Thank you so much.